नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे यूपी के अंदर 57 सीटों को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार हम चुका है दोस्तों। प्रचार प्रसार कल होने वाली है, वोटिंग बताएंगे इसमें किसके पक्ष में ज्यादा माहौल हो सकता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर दोस्तों जोरदार तरीके से जानलेवा हमला, जिसके बाद बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता का किया है खुला समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने होगी वोटों में जबरदस्त सेंधमारी। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर दोस्तों मतदान के बाद कहीं भी ईवीएम मिला नहीं, जिसके बाद ईवीएम खोने के कारण एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको बताएंगे ईवीएम के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए हैं, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप भी 10 मार्च को आने वाला है सत्ता परिवर्तन का जबरदस्त बवंडर, अगर आप भी करते हैं इस बात का समर्थन, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि छठे चरण के चुनाव के अंदर किसका है पलड़ा भारी। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 57 सीटों पर छठे चरण में वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से छठे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार खत्म कर दिया है दोस्तों। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपनी रैली को संबोधित करने के लिए गोरखपुर में रहे, जहां पर गोरखपुर में जाकर उन्होंने कई जगह पर पार्टी के लिए पक्ष में वोट मांगा है। इस दौरान एक बात जो देखने को मिली है कि अखिलेश यादव का अच्छा खासा फोकस रहा है गोरखपुर की सीटों पर, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान देने की रणनीति बना रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि दिन रात अखिलेश यादव का ज्यादातर फोकस गोरखपुर की सीटों पर रहा है दोस्तों। और बड़ा कारण यह है कि 9 सीटें हैं और एंटी इनकम्बेंसी इस बार बीजेपी के खिलाफ बहुत प्रचंड दिखाई दे रही है, क्योंकि कई बार से बीजेपी की सरकार है और इसीलिए जनता बदलने को लेकर भी एक तरीके से हुंकार भर रही है। और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव उन सभी को एक आवाज देकर अपने प्रत्याशी के तौर पर 9 की 9 सीटों पर कुछ बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने गोरखपुर की सीटों पर अत्यधिक ध्यान देने की कोशिश की है। साथ साथ आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान दोस्तों एक दिग्गज नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं कुशीनगर के फाजिलपुर सीट से, लेकिन उनके काफिले पर एक जानलेवा हमला किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि कुशीनगर से यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पथराव से उनकी गाड़ी का शीशा पूरी तरीके से टूट गया। सपा के नेता कई सारे घायल हो गए, यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जैसे तैसे अपनी जान बचा पाए दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी इस तरीके की खुले तौर पर हत्या की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमला स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि ये घटना खलवा पट्टी गांव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्वामी प्रसाद की रैली के दौरान हुआ है दोस्तों। और उनके काफिले पर इस तरीके का कायराना हरकत किया गया है दोस्तों, और कहीं न कहीं हत्या करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला दोस्तों। उन्होंने स्थानीय मीडिया के सामने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शांति और खुशहाली का संदेश बीजेपी के लोग देने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस तरीके के हमले के पीछे जिसका भी हाथ है, फाजिलपुर की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव जितवाकर उसका करारा जवाब देने वाली है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के अपने सांसद संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी है, उन्होंने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है और अपने पिता को वोट करने की अपील की गई है, यानी बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील उनकी तरफ से की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है दोस्तों। और ऐसे में संघमित्रा मौर्य ने कहा कि वो बीजेपी में ही रहेंगी, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि इस तरीके की खबरें आ रही थी कि सपा के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से चुनाव जिताने के लिए खुद संघमित्रा मौर्य भी प्रचार कर रही है दोस्तों। इस तरीके की चीजें सामने आई थी, लेकिन इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने कोई भी प्रचार छुप कर नहीं किया, जो करती हूँ खुले में करती हूँ, सामने करती हूँ। इस तरीके से मुंह छिपाकर जाकर लोगों से वोट मांगने की मेरी आदत नहीं है, खुले तौर पर उन्होंने कह दिया है। इस बीच आपको बताते चले कि प्रयागराज के अंदर एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जनता के मन में एक बार फिर से सवालों को और ज्यादा गहरा देगा। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए हुए 5वें चरण के मतदान के दौरान हंडिया विधानसभा क्षेत्र के मानिकपुर बूथ पर 3 मार्च को पुनः मतदान कराया जाएगा। मंगलवार की शाम को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह ने फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। रविवार को हुए मतदान के बाद यहां की ईवीएम गायब हो गई थी दोस्तों। इस मामले को लेकर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। 27 फरवरी को 12 विधानसभा के लिए 5080 बूथों पर मतदान हुआ था, लेकिन शाम होते होते ईवीएम गायब दिखाई दी है, जिसके बाद इस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये सुरक्षा में भारी चूक का मामला है, कहीं न कहीं इस पर गंभीर मामले के तहत मुकदमे दायर होने चाहिए, और अगर इसके पीछे घनघोर साजिश की गई है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। इसी बीच आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जारी है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर पार्टी के नेताओं के लिए एक बयान जारी किया है। अखिलेश यादव ने ताले, हथौड़ी और छेनी की एक तस्वीर को साझा करते हुए कहा कि लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित
स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर एक सरकारी अधिकारी घुसने का प्रयास कर रहा था, जो एक काफी गंभीर मामला है दोस्तों। सपा गठबंधन के प्रत्याशियों और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को और बढ़ा दे। सपा गठबंधन के प्रत्याशियों से ये अपील सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने की है दोस्तों। और इसी बीच एक और जानकारी की माने तो 2 मार्च को मोदी के गढ़ में आज आने वाली है ममता बनर्जी और उनके साथ में अखिलेश यादव भी रोड शो करने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे दोस्तों, यानी तीनों बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के अन्य सहयोगी दल भी इस दौरान ममता बनर्जी के साथ में मौजूद रहेंगे। वाराणसी के गलियों में होने वाला है शक्ति प्रदर्शन। यूपी में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने की अपील पहले ही कर दी थी। अब उनके प्रचार के लिए भी आने जा रही हैं, यानी आज उनकी बड़ी रोड शो होने वाली है दोस्तों। आप लोग इसका लाइव टेलीकास्ट जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर कि कितनी बड़ी संख्या में जनता ने समर्थन दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर यूक्रेन में भारी संख्या में भारत के छात्र फंसे हुए हैं। एक छात्र की मौत भी हो गई है दोस्तों गोलीबारी में, और ऐसे में मीडिया पूरी तरीके से पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहा है, चेहरा चमकाने का काम कर रहा है। आप जानते हैं किस नेता का चेहरा चमकाने का काम गोदी मीडिया के हाथ में है दोस्तों। कुछ ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहां पर जब मीडिया वाला अपने एंकर से बात कर रहा था, इस दौरान उनके साथ में मौजूद भारतीय छात्रों ने कहा कि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, भारतीय एम्बेसी की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, उनको कई किलोमीटर तक पैदल चलकर आना पड़ रहा है। इस तरीके की शिकायत करने लगा छात्र, जिसके बाद मीडिया वाला उनसे माइक छीनने लगा दोस्तों। कहीं न कहीं लाइव टीवी पर इस तरीके का खुलासा जैसे ही छात्र ने करना शुरू कर दिया, वैसे ही मीडिया वाले के हक्के बक्के गुम हो गए दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट है जहां पर चोरी चौरा के अंदर एक ऐसा युवा है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले मोहम्मद मेराज अहमद की स्पेशल साइकिल चुनावी मौसम में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं दोस्तों। आपको बताते चले कि चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक स्टार प्रचारक का दर्जा प्राप्त कर चुके मोहम्मद मेराज अहमद लगातार प्रचार कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में घूमकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है जहां पर समाजवादी पार्टी ने उस व्यक्ति का सम्मान भी किया है, उस बच्चे का सम्मान भी किया है दोस्तों। साथ साथ रोड शो के दौरान चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। कार्यकर्ताओं के बीच में रोड शो करते दिखाई दिए चंद्रशेखर। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है और इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाई शोषित और वंचितों की है, दमदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके बाद अब नया बदलाव आएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर जनता से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। इसी के साथ मैं आपको बता दें दोस्तों कि छठे चरण के चुनाव के दौरान निषाद समाज का एक अच्छा खासा मतदान प्रतिशत है पूरे राज्य के अंदर, यानी जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां इस बार निषाद मतदाता बड़ी संख्या में दोस्तों। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सहयोगी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने एक बड़ा बयान देते हुए फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट न करे। बीजेपी से इस बार आर पार की लड़ाई निषाद समाज के लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बातें नहीं मानी है, उनके वादे पूरे नहीं किए हैं। मुकेश सहनी ने अपने 5वें और 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों की सूची का विज्ञापन निकालते हुए ये बातें पहले भी कही थी, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से इस बात को दोहराते हुए कहा है कि राज्य के अंदर बीजेपी सरकार नहीं बनने देंगे, जो कहीं न कहीं एक बात को स्पष्ट करता है कि एक और बीजेपी के लोग बौखला जा रहे हैं और निषाद समाज से इस तरीके की अपील किए जाने को लेकर नाराजगी भी स्पष्ट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में बेशक विरोध करते हो, लेकिन बिहार के अंदर गठबंधन तोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच यूक्रेन में भारतीय छात्रों की मौत के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ छात्र संगठन एबीवीपी ने भी मोदी सरकार को घेरा है। कहा भारतीयों को सकुशलता से स्वदेश लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सुनिश्चित करे कि ये पूरी तरीके से हो पाए। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार जहां पर एक और छात्रों को पूरी तरीके से वापस लाने में अभी नाकाम दिखाई दे रही है, एक छात्र की मौत भी हो गई है और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रैली भी कर रहे थे। ये सारी बातें सच हैं, जो कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की तरफ से उस तरीके का एफर्ट नहीं किया जा रहा है जिससे जल्दी से जल्दी छात्रों को लाया जा सकता है। यही बड़ा कारण है कि एबीवीपी जैसा संगठन, बीजेपी समर्थित संगठन भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं की आलोचना कर रहा है। वहीं पर दोस्तों दोस्त के बेटे के लिए पूर्वांचल में वोट मांगने के लिए उतरेंगे मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलिया, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर और बस्ती में वोटिंग डाली जाने वाली है, जो अपडेट आ रही है। और इस बीच मुलायम सिंह यादव एक और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों अब पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव के लिए जौनपुर की मलहनी सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। मायावती ने ये बयान देते हुए मिर्जापुर में पार्टी के नेताओं
नेताओं के पक्ष में वोट मांगा है। इसी बीच मोदी के मंत्री का एक बड़ा ही अटपटा बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि विदेश जाने वाले 90% बच्चे नीट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिसके बाद पत्रकार रोहिणी बोली, कहा इसलिए उन्हें क्या बचाना नहीं चाहिए, ये सवाल उन्होंने पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस मुश्किल हालात में भी ऐसा घृणित बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर आप व्यथित हो जाएंगे। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे लोग हमारे देश में सरकार में बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों का मजाक बनाते हुए कहा कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले 90% वैसे मेडिकल छात्र होते हैं जो भारत में नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि तो क्या मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को वापस नहीं लेकर आना चाहिए? कम से कम मंत्री जी को ये बातें और खुलकर कह देनी चाहिए, क्योंकि इतने नीचे स्तर पर गिर ही चुके हैं तो ये बात भी बोल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मंत्री के पद की कोई सुचिता नहीं है? क्या कोई एथिक्स नहीं है दोस्तों? कोई मोरालिटी नहीं है? इस तरीके की चीजें, इस तरीके का बयान जो मंत्री दे रहे हैं, इसकी कठोर से कठोर आलोचना होनी चाहिए। वहीं पर यूपी चुनाव में कम मार्जिन से हार जीत वाले सीटों पर सबसे अहम होने वाला है पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट का नतीजा आपको बताते चले कि पोस्टल बैलेट को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार शिकायत कर रही है दोस्तों। और कुल मिलाकर ये मामला इतना गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इलेक्शन के अंदर अगर 2000-3000 वोटों का अंतर रहेगा और पोस्टल बैलेट में इतने ही वोट पड़ने वाले हैं, इससे ज्यादा ही पड़ेंगे, क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले सभी बुजुर्गों को भी पोस्टल बैलेट से वोट देने के लिए अलाउ कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर पोस्टल बैलेट वोट के कारण कुछ हेराफेरी होने के भी संकेत हैं, जिसके कारण अब विपक्षी पार्टी भी पूरे मामले पर अलर्ट हो चुकी है दोस्तों। जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, जहां पर दो कैंडिडेट के बीच में काफी क्लोज फाइट होने वाली है, वहां पर पोस्टल बैलेट किस तरीके से यूज किया जाता है, इसको लेकर भी देखने वाला पूरा ये मामला रहने वाला है। इसी के साथ में देवरिया में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, भारी संख्या में लोगों ने समर्थन भी दिया है। 80 साल की महिला बोली, कहा ये तो इंदिरा गांधी दिखाई पड़ती हैं। दोपहर से ही 87 इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोगों की भीड़ लगातार जुटती रही। प्रियंका गांधी को 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो लेट हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ लगातार बढ़ती रही दोस्तों। लोग अपनी घरों के छत पर खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। कहीं न कहीं एक अच्छा खासा जन समर्थन देखने को मिल रहा है इस सीट पर। प्रियंका गांधी वोट मांगने के लिए गई थी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह के समर्थन में, और इस तरीके का जन समर्थन कहीं न कहीं दिखाता है कि हो सकता है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती है। इसी के साथ में दोस्तों, चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को क्यों अब मुस्लिम लीग याद आ गई है? आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बसपा के उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होने को लेकर ये बयान देते हुए बसपा को आधुनिक मुस्लिम लीग बता दिया है दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय के आधार पर हर जाति और हर वर्ग के उम्मीदवार को वोट प्राप्त करवाने के लिए उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बसपा ने 29 मुस्लिमों को टिकट दिया है, जो साबित करता है कि बसपा मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के इस बयान की कड़ी आलोचना भी हो रही है। आपको बताते चले कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर बाबा को एक बार फिर से घेरते हुए कहा कि राज्य के अंदर सरकार बनते ही बाबा के खिलाफ जितने मुकदमे हैं, जितने वापस लिए गए हैं मुकदमे, उन सभी को वापस करने के लिए भी हम विचार करने वाले हैं, और कोर्ट में जिन मामलों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है उनको फिर से तुरंत खोला जाएगा। साथ साथ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने भी इस पर बयान स्पष्ट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो हमला हुआ है ये हारते हुए लोगों के अति निंदनीय हरकत है। ये हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका करारा जवाब देंगे। बाकी 2 चरणों के अंदर बीजेपी को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की हम कोई अपेक्षा करे तो ये अपने आप में बेईमानी हो जाएगी। इसी के साथ में 5वें चरण के मतदान को लेकर सपा के सांसद एसटी हसन ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। एसटी हसन ने मुरादाबाद के एक निजी स्कूल में एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि प्रशासन पर तो भरोसा जो भी है ठीक है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, लॉक रूम खोले जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में रात के 3 बजे लॉक रूम क्यों खोला गया था। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ईवीएम खोल रहा था, बहाने बना रहे हैं कि बैटरी निकाल रहे हैं। बैटरी तो ईवीएम चेंज होते के समय निकाल लिया जाता है। इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बलिया में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सवाल कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसानों के मुद्दे पर केंद्र की सरकार भी पूरी तरीके से विफल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बांसडी और फेफना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के लोग जानते हैं कि भाजपा वालों ने उन्हें कितनी बार छला है। जिसके बाद अब ये चुनाव छलिया वर्सेस बलिया बन चुका है दोस्तों। इसके साथ में सपा के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोगों ने कहा था कि उनकी सरकार आ गई तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान बताए क्या उनकी आमदनी दोगुनी हो गई? क्या किसानों को खाद मिला है? क्या
उनको समर्थन मूल्य मिल रहा है उनकी फसल के लिए? ये सवाल जब उन्होंने जनता से पूछा तो जनता में एक तरीके की नाराजगी देखने को मिली और जनता ने कह दिया कि भाजपाइयों ने उनको ठगा है और इसीलिए जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं है। वहीं पर दोस्तों सपा बसपा कांग्रेस ने कभी गरीब सवर्णों की बात नहीं की, बीजेपी ने दिया आरक्षण। नरेंद्र मोदी अब इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए हैं। यूजर्स ने इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इतने चरणों के चुनाव में पिछड़ा कर रहे थे और अब सवर्णों की बात करने लगे हैं, यानी चुनाव के चरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना एजेंडा शिफ्ट करते रहते हैं। एक और बड़ी जानकारी की माने तो सुखबीर बादल ने भी सभी उम्मीदवारों से बैठक की है। बैठक के दौरान पंजाब में कितनी सीटें जीतेगी इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हम अकेले दम पर मेजोरिटी हासिल करने की स्थिति में हैं। इस बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने तकरीबन 1 घंटे तक हर जिले में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी इकट्ठा की है कि कहां पर किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, कहां पर श्रोमणी अकाली दल चुनाव जीत सकती है। ये पूरी डिटेल उन्होंने इकट्ठा की है। जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपकी सीट हकीकत में कितनी आ रही है तो इस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर सांसद और कैसरगंज के ब्रजभूषण शरण सिंह ने धमकी भरा पत्र और मिर्च पाउडर मिलने के बाद हड़कंप मचा है। दोस्तों करनैलगंज में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि ने मुकदमा दर्ज कराया है। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि सुशील कुमार सिंह व पुत्र घनश्याम सिंह निवासी साखीपुर ने थाने में तहरीर दी है और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर एक स्पीड पोस्ट की जानकारी देते हुए कहा कि लिफाफे में धमकी दिया गया है, साथ ही साथ 500 ग्राम मिर्च पाउडर भी डाला गया है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी है, जहां पर छठे चरण का प्रचार थमने के बाद अब 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं गोरखपुर की ज्यादातर सीटों को लेकर कड़ा मुकाबला है और अभियान जो सपा ने चालू किया था वो कितनी सीटों के पास सपा को पहुंचाएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी इस पूरे मामले में आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच आपको बताते चलो कि एक और बड़ी खबर है, जहां पर यूक्रेन में रूसी हमले के बीच बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि रूस ने यूक्रेन में जो किया है वो पिछले साल के दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स के प्रस्ताव का उल्लंघन है, तो क्या मोदी पुतिन को पीछे हटने के लिए कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? उधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अपनी मुहिम को तेज करने के दावे जरूर कर दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई और सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में 24 फरवरी से लगातार युद्ध जारी है और इस बीच नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके के अंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके के डिक्लेरेशन को साइन किया था उसके खिलाफ जा रहे हैं और इसीलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल स्तर पर जो आपसी समझौते हुए हैं उन समझौते को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पूरी तरीके से ये बात माननी चाहिए। साथ साथ दोस्तों ओपी राजभर का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के ऑफिस में तय होता है बसपा के उम्मीदवारों का नाम। ये गंभीर आरोप उन्होंने बसपा के नेताओं पर लगाया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बसपा और भाजपा ने पर्दे के पीछे समझौता कर लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रहे राजभर ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह के ऑफिस से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों का नाम तय होता है, न कि मायावती टिकट फाइनल करती है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के गंभीर आरोप बसपा के कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर उठते रहे हैं। दोस्तों कई सारे वरिष्ठ पत्रकार भी ये मानते हैं कि बसपा ने जिस तरीके से कैंडिडेट का चुनाव किया है उससे या तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या सपा को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरीके के रणनीति के तहत टिकट बांटे जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा। तो संजय राउत की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है दोस्तों। ईडी की तरफ से की जा रही जांच को लेकर संजय राउत ने बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया है। महाराष्ट्र में ईडी और आयकर विभाग के छापेमारी को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है और ऐसे में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के कॉर्पोरेटर और बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष सवंत जाधव के घर पर भी, उनके ठिकाने पर भी आईटी रेड पड़ी है, जिस मामले को लेकर अब संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ साथ राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई और नेताओं को पत्र लिखा है। अपने पत्र में शिवसेना के नेता ने इस बात का जिक्र किया है कि कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उनसे महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए संपर्क साधा था ताकि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सके, जिस पर संजय राउत ने उन्हें साफ इंकार कर दिया। दरअसल ईडी की टीम पिछले कई दिनों से लगातार छापेमारी महाराष्ट्र में कर रही है और बड़ी बात यह है जो विपक्षी पार्टी के नेता है उनको खासकर टारगेट किया जा रहा है और ऐसे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है जिनसे दबाव बनाकर सरकार गिराने में कुछ विधायकों का समर्थन इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा इस बात को श्योर किया जाएगा कि सरकार गिर जाए। लेकिन दोस्तों इस मामले को लेकर एक बात स्पष्ट है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिराने के तमाम प्रयास 2 सालों से फेल हो रहे हैं, आगे भी फेल होते रहेंगे जो जानकारी आ रही है। इसी के साथ में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।